मैं पुतिन का इंटरव्यू लूं तो मुझे उनसे क्या पूछना चाहिए? कैंसर कैसा है? कैसे हो दोस्त? ये रशियन में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या आपको लगता है कि उसे कैंसर है? मुझे ऐसा नहीं लगता। कहानी टेरिफाइंग है ना? दुनिया के लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल का डिक्टेटर जिसे कैंसर है और उसने अभी-अभी एक सॉवरेन कंट्री पर अटैक किया है। ये एक टेरिफाइंग कहानी है क्योंकि यही वह है जिससे हम सभी डरते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिसने अभी एक परमाणु बम छोड़ने का फैसला किया है। शायद ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन अगर मुझे कैंसर होता या अगर आप उन लीडर्स के बारे में सोचते हैं जिन्हें कैंसर है, तो आप अपनी मौत का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अपनी लेगेसी पर ज्यादा फोकस करेंगे और एक परमाणु बम गिराना लेगेसी के लिए अच्छा नहीं है। मुझे विश्वास है कि वो एक ग्रेट लीडर के रूप में याद किया जाना चाहता है, जैसे कई लीडर्स करते हैं, जैसे कई डिक्टेटर्स भी करते हैं। और मुझे लगता है कि वो एक रास्ता निकालना चाहता है जीत हासिल करने का, ताकि वो कह सके कि ये जो भी चीज़ थी, ये इन्वेजन जो भी था, वो रशिया के लिए अच्छा था, नेशन के लिए अच्छा था। उसने अल्टीमेटली इसे पहले से भी महान राष्ट्र बना दिया और शायद वो युद्ध के बढ़ने को इसे साबित कर सके। लेकिन और ये सिर्फ कैंसर की बात है जो मुझे बहुत चिंतित करती है, क्योंकि ये अक्सर उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहा है जो पुतिन के बारे में बताया गया है कि वह बीमार हैं। ये हमेशा होता है। लोग इस बारे में अक्सर सोचते हैं, खासकर डिक्टेटर्स के बारे में। लेकिन आपके पास वह हिलरी क्लिंटन के साथ भी था और जाहिर तौर पर बाइडेन के साथ भी। वो कहानी ज्यादा स्टिकी है, तो कुछ लोगों के लिए ये ज्यादा स्टिकी है। खैर, वो नैरेटिव ट्रांसपेरेंट और ऑब्वियस है। बाइडेन के साथ एक सवाल है, जैसा कि हर किसी के साथ होता है, ये लीडर कितना हेल्थी है? ये एक सवाल है जो लोग हमेशा पूछते हैं। वे ट्रंप के बारे में भी ऐसा ही कर रहे थे। हाँ, हमेशा सही। वे ट्रंप के बारे में भी ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन पुतिन के बारे में बात यह है कि उनका अपीयरेंस बदल गया है। जहां वो बहुत फूले हुए दिखते हैं, उनका शरीर ज्यादा बड़ा नहीं दिखता, लेकिन उनका चेहरा फूला हुआ और सूजा हुआ दिखता है। मेरा एक दोस्त था जिसे सार्कोइडोसिस था और उनको प्रेडनिसोन प्रिस्क्राइब किया गया था, जो कि अ, एक प्रकार का स्टेरॉइड है। और जब वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे तो उनके चेहरे में बहुत सूजन हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे वो फूल जाते थे और बहुत सारा पानी और सूजन जमा हो जाती थी। और जब मैं खाने की तरफ देखता हूं तो ऐसा ही लगता है। अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो एक सवाल हेल्थ के बारे में होता है। क्या बाइडेन से इस तरह का सवाल पूछा गया है? नहीं, बिना मजाक के, बिना किसी भी चीज के। तुम्हें फॉक्स न्यूज पर जाना पड़ेगा। मुख्य धारा की मीडिया उनके साथ इतनी नरमी बरतती है जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये साफ दिखता है कि उनकी मानसिक क्षमता में कुछ गंभीर समस्या है। वेल, विरोध करने के लिए मुझे नहीं पता कि ये बहुत गलत है। आपको नहीं लगता कि नहीं, ये मुझे बहुत लगता गलत है है? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें अनिश्चितता है कि ये कितना गलत है। मुझे सच में अच्छा लगेगा अगर उनके साथ एक सीरियस कॉन्वर्सेशन हो। असल में मुझे अब देखना होगा, क्योंकि जाहिर है फॉक्स न्यूज़ उनकी गिरती मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाएगा और फिर मैं एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन पसंद करूंगा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? आप क्या कदम उठा रहे हैं? क्या आप खुद हैं? क्योंकि अगर मैं एक ऐसा आदमी होता जिसके मानसिक क्षमताओं में कमी आ रही हो, जैसे आपको शुरू करना पड़ता है इस तरह की चीज़ों के बारे में, जैसे आपके आसपास कौन है, आपके एडवाइजर्स कौन है। अगर एक दिन ऐसा हो कि आप दुनिया को साफ साफ देख ना पाए, तो क्या होगा? मैं ऐसी चीज़ों को लेकर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहूंगा। वेल, आप होंगे, लेकिन आप कभी भी एक पॉलिटिशियन नहीं होंगे क्योंकि आप बहुत ही ईमानदार हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअली कॉन्वर्सेशन के पर्सपेक्टिव से ये अच्छा होगा अगर इस तरह की डिस्कशन की जाए। वो होगा, लेकिन सभी जोक्स को एक तरफ रखते हुए पुतिन के साथ। मैं डेमोक्रेसी और उनके पास जो व्यवस्था है उसके बारे में सवाल पूछूंगा। मेरा मतलब है, रूस में जो कुछ भी हो रहा है उसका कोई अपमानजनक डिस्क्रिप्शन किए बिना। ये क्लियरली डेमोक्रेसी नहीं है। ये मेरा मतलब है, उन्होंने जिस तरह से इसे सेटअप किया है, इलेक्शंस मजाक बन गए हैं। वो है, वो पीछे हट जाता था। ये क्लियरली डेमोक्रेसी नहीं है। वो अभी भी बहुत पॉपुलर है। इसलिए रशिया के अंदर ज्यादातर लोग पुतिन के बड़े सपोर्टर्स हैं। जो लोग इसके खिलाफ खड़े होते हैं वे कहेंगे कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कोई सीरियस ऑपोजिशन देश से बाहर कर दिया जाता है। हाँ, और गिरफ्तार और हत्या कर दी जाती है। लेकिन हाँ, ये एक वाकई बहुत अच्छा सवाल है। डिक्टेटरशिप्स का महत्व। अमेरिका की एक बात जो मुझे आकर्षक लगती है वह यह है कि हर 4 साल में, जब तक कि ये 4 से 8 साल ना हो, है ना,
कोई 2 टर्म्स करता है, लेकिन हर 4 साल में किसी के लिए नए और पूरी तरह से इनएक्सपीरियंस्ड इंसान के लिए दुनिया की सबसे कठिन नौकरी करने का अवसर होता है, जो रिडिकुलस है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 साल बाद ये समझ में आता है, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आगे बढ़ने के लिए आप सच में एक अच्छे नेता होंगे। लेकिन कुछ समस्या है जहां शक्ति आपके सिर में चढ़ने लगती है। इसलिए पुतिन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि वह सच में रशिया के लिए बेस्ट चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वह पागल हो गया है, क्योंकि ये सब लालच के बारे में है, स्टालिन के जैसे। मेरा मानना है कि स्टालिन अपने आखिरी दिनों तक सोवियत यूनियन के लिए सबसे अच्छा चाहते थे। हिटलर के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिन्होंने वॉर के दौरान अपनी समझ खो दी थी। पुतिन मानते हैं कि वे सच में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं अपने देश के लिए। अब समस्या ये है कि शायद लंबे समय में लीडर को बदलना सच में सबसे अच्छी बात है, जबकि हर नेता मानता है कि वो देश के लिए सबसे अच्छा जानते हैं। हमारा कहना है कि इसे बदलते रहना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी का मामला है। यही वह सिस्टम है जो हमारे पास है, जो नेचुरल, शायद इमर्जेंट बैलेंस ऑफ पावर को बनाता है। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट करता है कि इसे करने का कोई क्लियर कट रियल राइट वे नहीं है, और अगर आपके पास 12 से 20 साल तक परफेक्ट पर्सन हो तो ये अमेजिंग होगा। अगर आपके पास एक सही व्यक्ति हो, एक बेनेवोलेंट लीडर जो क्लियरली सिर्फ लोगों की परवाह करता था, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और कड़ी मेहनत कर रहा था, और ये जानकर बड़ी संतुष्टि मिली कि वो एक डेडिकेटेड सिविल सर्वेंट है जो सिर्फ देश को इस तरह से लीड करना चाहता है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे प्रोफाउंड तरीके से फायदा हो। लेकिन हमारा पॉलिटिकल सिस्टम गंदा है। ये पूरी तरह से पैसे और इन्फ्लुएंस से करप्ट हो चुका है। फैक्ट ये है कि आप जानते हैं, लॉबिस्ट्स, मेरा मतलब है कि वॉशिंगटन डीसी के बाहर एक एरिया है जो देश के रिचेस्ट एरियाज में से एक है, और ये वो जगह है जहां लॉबिस्ट्स रहते हैं। लॉबिस्ट होने में बहुत सारा पैसा शामिल है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स में बहुत सारा पैसा शामिल है। उनका इस पर कितना इम्पैक्ट होता है कि जो चुने जाते हैं और जो फैसले उनके चुने जाने के बाद होते हैं, हम ये जानते हैं, है ना? हम जानते हैं कि ये लोगों के लिए, लोगों द्वारा नहीं है। ये सच नहीं है। मेरा मतलब है ये देश सेल्फ गवर्नमेंट में एक एक्सपेरिमेंट है, और अगर हमें सब कुछ फिर से करने का मौका मिलता तो मैं कहता कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजनीति से पैसे को दूर रखने के लिए कानून बनाए जाएं, और किसी के लिए कानूनों और नीतियों को इन्फ्लुएंस करना एक हेनस क्राइम बना देना चाहिए। ये पूरी तरह से उस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पर आधारित है जो ये पार्टी के लिए या किसी कंपनी के लिए जनरेट कर सकता है जो किसी कैंडिडेट में इन्वेस्ट कर रही है। यह वाकई बेहद डेंजरस है और यह करप्ट है, और उस करप्शन को स्वीकार किया गया है। हमने बस ये एक्सेप्ट कर लिया है कि यह करप्शन मौजूद है। आप जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर पुतिन इस घड़ी को देखना चाहें तो मैं उन्हें क्या बताऊं? क्या आप इसे देंगे? क्या मुझे उसे देखने देना चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं कि सुपर बाउल रिंग के साथ क्या होता है। मुझे लगता है कि सुपर बाउल रिंग यूनिक होती है। वो इस तरह की घड़ी आसानी से खरीद सकता है। लेकिन क्या ये विशेष रूप से एक पावर मूव नहीं है? तो ये वही घड़ी है जो आपने मुझे दी थी। ये एक कहानी है, मैं शायद इसे उसके साथ शेयर करूंगा। कहानी। और फिर शायद वो कहेगा, देखो क्या मैं ये घड़ी देख सकता हूँ, और फिर वो इसे पहनकर कहता है, क्या तुम ना धन्यवाद। कहते हो? क्या तुम ना कहते हो? तुम ऐसे ही करो। हाँ, वही है भाई। भाई, मेरे पास इतने सारे शब्द हैं कि मुझे ट्रांसलेशंस ढूंढने होंगे। बडी, ब्रो। मुझे लगता है कि ब्रो का मतलब भाई होता है। अगर वो तुम्हारी घड़ी ले लेता है तो मैं तुम्हें एक और खरीद दूंगा। अगर क्वेंटिन इसे चुराता है, उन्हें आगे बढ़ाते रहें। मैं तुम्हें सेम वही घड़ी दूंगा।